Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. In last class we have discussed 5 questions of the chapter NCERT solution for the chapter legislature. I hope all those 5 questions are completely clear to all of you. Today we are going to start from 6th question. So let us discuss now. Question number 6 is asking, Arif wanted to know that if ministers propose most of the important bills and if the majority party often gets the government bill passed, what is the role of parliament in the lawmaking process? What answer would you give him? आपसे पूछा गया है कि जब ज्यादातर जो बिल्स होते हैं इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं उनको कौन प्रेजेंट करता है? हमारी कंट्री के मिनिस्टर्स, राइट? उनको प्रपोज करते हैं। और मेजोरिटी पार्टी है वो क्या करती है? मेजोरिटी पार्टी जो होती है वो अपने बिल्स को पास भी कराती है, मतलब मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है हमें बिल्स को पास कराने में। तो फिर ऐसी पोजीशन में पार्लियामेंट का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस? आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? अब देखो, क्योंकि पार्लियामेंट में तो डिस्कस होती है ना वो सारी की सारी चीजें। सो पार्लियामेंट का क्या रोल है? लेट अस डिस्कस इट। पार्लियामेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस इवन दो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बिल्स आर प्रपोज्ड बाय द मिनिस्टर्स। हालांकि हमें सबको पता है कि इंपॉर्टेंट बिल मिनिस्टर्स प्रपोज करते हैं, बट इवन देन जो पार्लियामेंट है वो हमारी कंट्री की लॉ मेकिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और क्यों है? दिस इज बिकॉज द प्रोविजंस ऑफ द प्रपोज्ड लॉ आर रिक्वायर्ड टू बी डिबेटेड एंड दीज डिबेट्स कैन ओनली बी कंडक्टेड इन पार्लियामेंट। क्योंकि हमने पूरे के पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि हमारी कंट्री में लॉ कैसे बनते हैं। लॉ बनने के लिए डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होता है, और वो डिबेट होगी कहाँ? सिर्फ पार्लियामेंट में तो होगी, right? Whereas committees comprising of members of parliament study these bills and present their recommendations. क्योंकि हमने क्या पढ़ा, बहुत सारी कमिटीज होती हैं और वो कमिटीज क्या करती हैं, वो इन सारे के सारे बिल्स को स्टडी करती है और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन देती हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि बहुत लेस चांस होते हैं, लो चांस होते हैं कि हमारी पार्लियामेंट होती है वो उनकी रिकमेंडेशन को नेग्लेक्ट कर दे, राइट? सो वी कैन से कि सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? हमारी पार्लियामेंट में तो हो रही है। उसके अलावा ऑपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल है। क्यों? बिकॉज दे आर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग पीपल्स वर्डिक्ट, राइट? सो ऑपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। द ऑपोजिशन ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रेमिंग ऑफ द लॉज बाय सजेस्टिंग चेंजेस एंड दस इट इज नेसेसरी फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर टू टेक प्लेस इन पार्लियामेंट। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी अपोजिशन का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है ना। वो क्या बताते हैं? वो उस पर्टिकुलर बिल का जो प्रेजेंट हो रहा है उसके लूज पॉइंट बताएंगे एंड बाय कंक्लूडिंग बाय डिस्कशन एंड बाय डिबेट्स द एक्चुअल थिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उनको पता चलता है कि उन लोगों ने मिस्टेक्स कहाँ पे की थी, सो दे कैन अमेंड देयरसेल्फ, दे कैन अमेंड देमसेल्फ, है ना? तो इसीलिए जरूरी है कि जो पूरी की पूरी हमारी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो कहाँ होनी चाहिए? हमारी कंट्री की पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, डिफरेंस बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा ओवर प्रपोज्ड बिल्स आर ओनली रिजॉल्व थ्रू जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब हमने जॉइंट सेशन का कंटेक्स्ट पढ़ा था कि अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? तो जॉइंट सेशन के लिए भी तो जरूरी है ना पार्लियामेंट। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो चाहा वही लॉ पास हो गए, तो फिर तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में डिफरेंस ही नहीं है, है ना? क्वेश्चन एक टाइप से यही पूछा गया ना, क्वेश्चन टाइप से यही पूछा गया कि जब इंपॉर्टेंट बिल्स मिनिस्टर को पास करने, प्रेजेंट करने और पास किसको करने? रूलिंग पार्टी को, मेजोरिटी पार्टी को, तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब तो यही है कि पार्लियामेंट की जरूरत नहीं तो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी कंट्री ना। तो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अगर हमें मेंटेन करके रखना, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कंट्री में उसमें पीपल का रिप्रेजेंटेशन है। और पीपल का रिप्रेजेंटेशन कब होगा? जब हर एक लॉ में आप पीपल के रिप्रेजेंटेटिव से उनके कंसेंट भी लोगे। सो सिर्फ रूलिंग पार्टी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो डूइंग द सेम टास्क, राइट? और इसके अलावा क्या होता है? राज्यसभा इज ऑल्सो देयर और उसके सजेशन बड़े वैल्यूएबल होते हैं, बिकॉज इन दैट वी आर एबल टू से दैट लॉट ऑफ एक्सपर्ट पीपल आर देयर। अगर एक्सपर्ट्स होते हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी गिविंग वैल्यूएबल सजेशन। इसके अलावा हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी स्टडी की थी, वो पार्लियामेंट्री कमेटीज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि हमारी लोकसभा या हमारी पार्लियामेंट उनकी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट नहीं करती है, राइट? अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर दें कि हमारी कंट्री में सिस्टम ऐसा हो जाए कि पार्लियामेंट की बजाय हम क्या करना शुरू कर दें, ऐसे लॉ पास हो रहे हैं, तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप।
सो टू कीप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू अग्री विद द मोस्ट, गिव योर रीजंस। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपसे पूछा गया कि किससे आप सबसे ज्यादा अग्री करते हो और क्यों करते हो। अब देखो पहली है लेजिस्लेटर्स मस्ट बी फ्री टू ज्वाइन एनी पार्टी दे वांट। जो लेजिस्लेटर्स हैं हमारे वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, उनकी चॉइस होनी चाहिए। तो ये गलत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने डिफेक्शन पढ़ा था ना, राइट। अब देखो अगर आप इसको डिस्कस करोगे, सेकंड आपसे पूछा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेशन ऑफ द पार्टी लीडर्स ओवर द लेजिस्लेटर। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ ने कंट्रोल या डोमिनेट एस्टैब्लिश कर दिया पार्टी लीडर का हमारे लेजिस्लेटर के ऊपर। या फिर थर्ड स्टेटमेंट डिफेक्शन इज ऑलवेज फॉर सेल्फिश पर्पस एंड देयरफॉर अ लेजिस्लेटर हु वांट टू जॉइन अनदर पार्टी मस्ट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट 2 years। डिफेक्शन हमेशा पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए होता है, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए होता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, एक लेजिस्लेटर जो ऐसा कर रहा है हम उसको क्या कर दो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और या फिर उसको मिनिस्टर बनने से डिस्क्वालीफाई कर दो फॉर नेक्स्ट 2 years। तो अब आपको इनके रीजंस बताने हैं कि आप अग्री करते हो डिसअग्री करते हो। तो देखो अगर आप फर्स्ट की बात करोगे, अगर उनको आप फ्री छोड़ दोगे तो ये करप्शन इंक्रीज करेगी ना, क्योंकि वो टिकट किसी और पार्टी से गेन करेंगे, जीतने के बाद किसी और में इंक्लूड हो जाएंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, राइट। सो लेजिस्लेटर्स शुड नॉट बी फ्री टू ज्वाइन एनी पार्टी दे वांट एज दिस वुड एनकरेज करप्ट प्रैक्टिसेस particularly at the time of confidence motion, राइट। क्योंकि अगर उनको बोल दिया जाए कि भाई आपको ना गवर्नमेंट गिरानी है, हमारी पार्टी में इंक्लूड होना है, हम आपको ये मिनिस्टर बनाएंगे, तो ऐसे टाइम पे वो क्या करेंगे, वो वोटिंग, जब वोटिंग होती है ना कॉन्फिडेंस के लिए, वो उसमें जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, राइट। वाइल इन द थियरी दे शुड बी फ्री, लेकिन थियरी पार्ट में ऐसा होना चाहिए कि दे शुड बी फ्री टू लिव द पार्टी दे डू नॉट वांट टू बी विद। देयर शुड बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आउटलाइनिंग द कंडीशन अंडर विच दे आर अलाउड टू ज्वाइन अनदर पार्टी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने उनके इंटरनल सेंटिमेंट्स को खत्म करना है, नो, वो आपको उनको फ्री भी रखना है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करे, बट दैट शुड बी अंडर सम पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस। उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए जिसके अंडर रह के वो वर्क करे, कुछ कंडीशन के अंडर वो क्या करे, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। उसके अलावा दूसरा आपसे पूछा गया था जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्या उसने डोमिनेशन शो कर दिया है, डोमिनेशन, उसने वो डोमिनेशन को लेड करती है लेजिस्लेटर के ऊपर। सो देखो इट इज इनकरेक्ट दैट द एंटी डिफेक्शन लॉ हैज लेड टू डोमिनेशन ऑफ पार्टी लीडर्स ओवर लेजिस्लेटर। द लेजिस्लेटर आर अलाउड टू डिफेक्ट एज लॉन्ग एज दे हैव द सपोर्ट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम देयर ओन पार्टी। अब देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि डोमिनेशन एस्टैब्लिश हो गया है लीडर्स का, क्यों, क्योंकि दे आर अलाउड टू डिफेक्ट, मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। एज लॉन्ग एज दे हैव द सपोर्ट ऑफ अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम देयर ओन पार्टी, जब उनके पास सपोर्ट होता है अपनी पार्टी से तो क्या कर सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद डिफेक्शन पढ़ा था कि डिफेक्शन जो है वो क्या करना है, डिफेक्शन हमेशा सेल्फिश पर्पस के लिए होता है, और जो डिफेक्शन करे आप उसको 2 साल के लिए डिसमिस कर दो फॉर बीइंग अ मिनिस्टर। तो अगर हम ऐसा करें तो देखो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डिफेक्शन में नॉट बी ऑलवेज फॉर सेल्फिश पर्पसेस, क्योंकि देखो हमेशा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर एक पॉइंट के प्रोज और कॉन्स होते ही होते हैं। तो अगर आप डिफेक्शन को भी देखोगे तो हमेशा सेल्फिश पर्पस के लिए नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कई बार पार्टी की हाई कमान ने अपने डिसीजंस थोपने शुरू कर दिए हों, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कई बार हमने चैप्टर को जब कंक्लूड करते टाइम पढ़ा था कि डिफेक्शन की वजह से ना कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पीपल हैं वो अपने इंडिपेंडेंटली आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड कि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इंपोज हो जाएगा, right? So however a legislator who wishes to join another party must seek re-election from his or her constituency before being eligible for ministerial post। अगर हम देखो इस पर चेक भी कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल भी लगा सकते हैं और डिफेक्शन को इफेक्टिव भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं कि मान लिया किसी पर्सन ने डिफेक्शन कर लिया, तो हम क्या करें, अगर वो पर्सन किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है ना, तो उसको मिनिस्टर बनाने से पहले वहां री इलेक्शन करवाओ। अगर लोग उसको सपोर्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले, तो आप उसको मिनिस्टर बनाओ, देन देयर इज नो चॉइस, क्योंकि पीपल आर नॉट फुलिश ना, सिटीजन्स आर नॉट फुलिश हु आर गिविंग वोट। तो अगर हम ऐसा कर दे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी, और फिर हमारे सामने सच्चाई भी आएगी कि इन्होंने जो डिफेक्शन किया था वाज दैट
यू कैन से वाज दैट सराउंडेड बाय द सेल्फिश पर्पसेस ओनली, या फिर वो किसी बेनिफिट के लिए हुआ था. अगर पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स पीपल की डिमांड्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया होगा, एंड दैट्स व्हाई द पार्टी डिड नॉट एक्सेप्ट हिज और हर आइडिया, और इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी, उस पर्टिकुलर पर्सन ने. तो अगर हम इलेक्शन करवाएं और उस पर्सन को अगर पीपल एक्सेप्ट कर ले मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, तो हम उसको मिनिस्टर बना सकते हैं. A period of 2 years of disqualification is therefore appropriate in this situation. अगर देखो, अगर ऐसा हो कि पर्सन सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहा है डिफेक्शन, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो फिर ये सही है बिल्कुल कि डिस्क्वालीफाई कर दो आप उसको 2 years के लिए. एटलीस्ट कुछ पनिशमेंट मिलेगी. तो कुछ लोगों के माइंड में तो फियर जनरेट होगा ना, फिर वो क्या करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए डिफेक्शन नहीं करेंगे. राइट? आई होप 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब उसके बाद आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे. अब डोली एंड सुधा आर डिबेटिंग ओवर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट इन रीसेंट टाइम. मतलब हमारी कंट्री में डिबेट्स जो हो रही हैं, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है पार्लियामेंट की, वो रिसेंट टाइम में जो चल रही है उसके ऊपर वो डिबेट कर रही हैं. डोली क्या बिलीव करती है? दैट द डिक्लाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज एविडेंट इन द लेस टाइम स्पेंड ऑन डिबेट एंड डिस्कशन and increase in the disturbances of the functioning of the house and walkouts etc. अब डोली क्या बोलती है कि जो हमारी कंट्री में डिक्लाइन हुआ ना पार्लियामेंट का, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारी पार्लियामेंट लेस टाइम स्पेंड कर रही है डिबेट और डिस्कशन के ऊपर, और वो क्या कर रही है, डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वॉकआउट्स हो रहे, हम लोगों ने पढ़ा था ना, वॉकआउट्स हो रहे, स्ट्राइक्स हो रही है, सारी चीजें चलती रहती हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है. अब सुधा ने क्या बोला? सुधा कंटेंट्स दैट द fall of different government on the floor of लोक सभा is a proof of its vibrancy. यानी कि हमारी गवर्नमेंट कोलैप्स हो रही है, गवर्नमेंट गिर भी रही है, डिफरेंट गवर्नमेंट, तो वो दिखा रही है कि वाइब्रेंट है हमारी लोकसभा, डिक्लाइन नहीं हुआ है. आप किस आर्ग्यूमेंट के साथ सपोर्ट करते हो, किसको अपोज करते हो और क्यों करते हो? आप क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा सकते हो? यू विल हैव टू टेल. राइट? अब देखो, ये तो बात हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट का डिक्लाइन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैल्यूएबल डिसीजन एंड डिस्कशन, नॉट डिसीजन बट डिस्कशन एंड डिबेट्स. क्योंकि जो डिस्कशन और डिबेट हो रही है वो प्रॉपर मैनर में हो ही नहीं पा रही है. हमने पढ़ा सेशंस बहुत कम होते हैं, पार्लियामेंट मिलती बहुत कम टाइम के लिए है. राइट? सो डॉलीज पोजीशन अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट इज करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट. जो उसने बोला ना डॉली ने कि भाई जो हमारी पार्लियामेंट है ना वो कम टाइम के लिए मिलती है. राइट? और उसमें से भी कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी क्या हो जाते हैं कि वॉकआउट्स हो जाते हैं, है ना, डिस्टर्बेंस हो जाती है. सो द टाइम स्पेंड ऑन डिबेट्स हैज डिक्रीज्ड एंड ऑन मैनी ओकेजन इंटायर सेशन ऑफ पार्लियामेंट हैव पास्ड विदाउट डिस्कशन ड्यू टू डिस्ट्रप्शन बाय वन पार्टी और द अदर. मतलब कई बार तो क्या होता है, सेशन चले लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया ही नहीं गया. क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि क्या हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, डिस्कशन हो ही नहीं पाया. कई बार किसी एक पार्टी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, तो किसी बार किसी दूसरी पार्टी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी. दिस हैज समवट hindered the law making process as many progressive legislations have been pending for a long period of time. और ये इसी चीज को शो करता है कि हमारी कंट्री में क्या है, इसी का रिजल्ट है कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर हैं जो डिस्कशन के लिए हमारी पार्लियामेंट के सामने पड़े हैं, बट वो डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं. क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि डिस्टर्ब होता है हर बार. कभी कोई पार्टी डिस्टर्ब कर देती है, कभी कोई पार्टी डिस्टर्ब कर देती है. However, the effectiveness of Parliament as an institution is undermined as it remains the supreme law making. हालांकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीम लॉ अथॉरिटी बनाने की, जो मतलब लॉ बनाने की अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं खत्म होगी. दैट कैन नॉट बी देयर, क्योंकि इफेक्टिवनेस है आज भी हमारी पार्लियामेंट की, और आज तक भी इसकी सुपीरियरिटी बनी हुई है. आज तक भी सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी की तरह वर्क करती है हमारी कंट्री में. Right? Crucial policy decision like the nuclear agreement with the United States that was debated in Parliament's proof of relevance of the body. यानी जब हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिबेट अग्रीमेंट किए न्यूक्लियर पॉलिसी पे, वो प्रूफ दिखाता है. क्या प्रूफ करता है? हमारी पार्लियामेंट की रेलिवेंस का. So thus major decision related to national interest still require the approval of the Parliament. क्योंकि हमारी कंट्री की हाईएस्ट डिबेटिंग फोरम है भाई, लॉ अगर बनेंगे तो यहीं से बनेंगे. इसीलिए जो इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजंस होते हैं हमारी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के, उनकी रिक्वायरमेंट होती है अप्रूवल की पार्लियामेंट से. हालांकि हम इस बात पर अग्री करेंगे कि कुछ डिक्लाइन हुआ है. वो डिक्लाइन क्यों हुआ है? क्योंकि लेस डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट कम टाइम डिवोट करे अपने सेशंस के लिए.
लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी कंट्री की पार्लियामेंट आज भी रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट डिसीजन वहीं पर लिए जा रहे हैं, राइट। सुधा ने क्या बोला था कि जो फॉल ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या दिखा रही है कि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है ना वो वाइब्रेंट है, मतलब वर्किंग है। अब देखो क्या दिखा रही है, सुधास पोजीशन दैट द फॉल ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा इज अ प्रूफ ऑफ इट्स वाइब्रेंसी इज ऑल्सो पार्शियली करेक्ट। ये भी हाफ करेक्ट है। The fall of different government on the floor of Lok Sabha is a reminder that no government can afford to take its existence for granted. ये क्या दिखाती है आपको कि जब लोकसभा की पावर को ऐसे ले लेते हैं ना, ग्रांटेड ले लेते हैं, कैजुअल ले लेते हैं, है ना, वो में ये दिखाती है कि आप ऐसा कैजुअल वे में उसकी लोकसभा की पावर्स को नहीं ले सकते हो, राइट। इट हैज टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन, और हमारी गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ेगा अपने सारे के सारे एक्शंस के लिए, राइट। क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए हमारी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, राइट। द लोकसभा इज द बॉडी दैट कंट्रोल्स द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्क्रूटनाइजेस इट्स एवरी एक्शन। अ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव by acting against the wishes of the majority of elected representative. This is check the excess concentration of power in the council of ministers. हालांकि ये जो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो आंसरेबल होती है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के लिए, और उसको ओवरथ्रो करके, उसको साइड करके कोई भी गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी को एंजॉय नहीं कर सकती, अपने वर्क और फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकती, क्योंकि हमारी कंट्री में हाईएस्ट फोरम है जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी कंट्री की पार्लियामेंट, right? So, however, instability must not be mistaken with vibrancy. In the age of coalition government at the center, stability is important for achieving the goal of development. हालांकि जब आप बोलते हो ना कि हमारी बार बार गवर्नमेंट कोलैप्स हो रही है, तो वो आप वाइब्रेंसी नहीं दिखाओगे, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रही है कि कोई भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे मेजोरिटी गेन कर पाने में सक्सेसफुल नहीं है। वो उसमें पार्लियामेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन तो इसीलिए है कि हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो गवर्नमेंट बार बार कोलैप्स हो रही है, तो वो चीजें आपको एक तरफ क्या दिखा रही है, वो चीजें आपको ये दिखा रही हैं कि हमारी कंट्री की लोकसभा के सपोर्ट के बिना हमारी गवर्नमेंट चल नहीं सकती। इसीलिए हमारी पार्लियामेंट क्या है, इसीलिए हमारी पार्लियामेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और प्रॉपर वे में वर्क कर रही है। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पासिंग अ बिल इनटू अ लॉ इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस लगाना है। पहला आपको बोला गया है रिजोल्यूशन पास हुआ है एक बिल के डिस्कशन को एडमिट करने के लिए, मतलब एडमिट किया गया है कि एक बिल का डिस्कशन होगा। दूसरा है द बिल इज प्रेफर्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया, राइट। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इफ ही शी डज नॉट साइन इट, अगर उसने साइन नहीं किया तो क्या होगा। बिल इज रेफर्ड टू अदर हाउस, दूसरे हाउस के पास भेजा जाएगा और पास हो गया। बिल इज पास्ड इन द हाउस इन विच इट वाज प्रपोज्ड, वहां पास हो गया जहां पर बिल क्या है, प्रपोज किया गया था। द बिल इज रेड क्लोज बाय क्लोज, जहां पर वोट हुई थी उसको क्लोज बाय क्लोज, मतलब आर्टिकल बाय आर्टिकल उसको रीड किया गया। उसके अलावा द बिल इज रेफर्ड टू दी सब कमेटीज, बिल को सब कमेटीज के पास भेज दिया गया और कमेटी ने इसमें कुछ चेंजेस किए और फिर सेंड इट बैक टू द हाउस फॉर डिस्कशन, और उन चेंजेस के साथ उसको कहां भेज दिया, डिस्कशन के लिए हाउस में दोबारा भेज दिया। द कंसर्न मिनिस्टर प्रपोज द बिल, नीड फॉर द बिल, और जो उस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर होगा वो उसको प्रपोज करता है कि उस बिल की नीड क्यों है। फिर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ड्राफ्ट द बिल, फिर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का जो है वो उसको ड्राफ्ट कर देता है। अब हम इस प्रोसेस को आपको सीक्वेंस में लगाना है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, कंसर्न मिनिस्टर प्रपोजेस द नीड फॉर द बिल। सबसे पहले यही होता है कि हमें उस बिल की नीड है क्यों भाई, जो हम बिल लेके आने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो कंसर्न मिनिस्टर होगा वो प्रपोज करेगा ना उस बिल की नीड क्यों है, तभी तो नया लॉ बनेगा ना। उसके बाद फिर क्या होगा, रेजोल्यूशन इज पास टू एडमिट द बिल फॉर डिस्कशन, उसके बाद उसको डिस्कशन के लिए बोला जाएगा कि यस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये होना चाहिए, इसलिए इसको डिस्कस करो भाई एक चैम्बर में पार्लियामेंट के। उसके बाद फिर क्या होगा, अब वो डिस्कशन किस फॉर्म में होगा, यानी उसका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा। हमने पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना चैप्टर में भी कि बिल से एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो फिर क्या होगा, जो हमारी कंट्री की लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी कि इस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर क्या होगा, अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो उसको कमेटीज के पास भेज दिया जाता है। कमेटीज, क्योंकि कमेटीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सपर्ट पीपल होते हैं,
वो क्या देते हैं, अपने वैल्यूएबल आइडियाज देते हैं, डिस्कशन देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको डिस्कशन के लिए वापस भेज देते हैं किसके पास, जिस हाउस में उसको रिप्रेजेंट होना है, राइट। फिर जिस हाउस में इसको पहली बार प्रेजेंट किया गया वहां इसको क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया जाएगा। मतलब उसकी हर एक सब पॉइंट पे उस पर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, और फिर बाद में डिस्कशन और डिबेट के बाद उस पर वोटिंग कराई जाएगी, राइट। और जब वोटिंग होगी, अगर वहां से फिर पास हो गया तो इसका मतलब क्या है, अगर वोटिंग होगी, द बिल इज पास्ड इन द हाउस इन विच इट वाज प्रपोज्ड। वोटिंग के बाद ये देखा जाता है कि वो बिल है वो पास हो गया उस हाउस में जहां उसको प्रेजेंट किया गया पहली बार। अगर एक हाउस में पास होगा तो फिर क्या जाएगा, उसको सेकेंड हाउस में भेजा जाएगा। वहां पे भी क्या है, द बिल इज रेफर टू द अदर हाउस एंड इज पास्ड। दूसरे हाउस में भेजा जाएगा तो वहां पर भी क्या है, ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन ये लॉ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी कुछ वर्क पेंडिंग है, और वो क्या पेंडिंग है, हमारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। फिर इसको किसको रेफर कर दिया जाएगा, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाएगा, राइट। और आपसे पूछा गया था कि अगर प्रेसिडेंट एक बार साइन नहीं करता देन व्हाट, तो क्या है, अगर एक बार प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो ये पार्लियामेंट के पास वापस जाएगा कुछ रिकमेंडेशंस के साथ, कुछ रिकंसिडरेशन के साथ, राइट। लेकिन अगर फिर हमारी पार्लियामेंट दोबारा से सेम अगर बिल भी भेज देती है ना हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास, तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड है कि उसको सिग्नेचर करने ही करने पड़ेंगे। अगर वो कुछ चेंजेस किए बिना भी वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दे तो भी प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं। और आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट वो क्या बन जाता है, एक बिल था जो अब वो कन्वर्ट हो गया एक लॉ में, राइट। दिस होल प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑल्सो। इफ यू वांट टू read in the detail you can see the video. Okay, so I hope till 9th question is clear to all of you. Now question last, that is 10th question. How has the system of parliamentary committee affected the overseeing and appraisal of legislation by the parliament? जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो कैसे अफेक्ट करती हैं हमारी पार्लियामेंट के जो हमारी लेजिस्लेशन है उसके ओवरसीइंग और उसके अप्रेजल को। हमने पूरा का पूरा सिस्टम स्टडी किया था, राइट। अब देखो क्या है, क्योंकि आपको ये बताना कि कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे सारे के सारे डिसीजंस को पार्लियामेंट में। सो आपने देखा था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रोल था, पूरी की पूरी कमेटीज हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट। उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्या वो वर्क करती हैं, क्यों जरूरत है हमें उन कमेटीज की। सो अब देखो, द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी हैज इन्फ्लुएंस्ड द ओवरसीइंग एंड अप्रेजल ऑफ लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट एज मोस्ट ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द टेक्निकल पॉइंट ऑफ लेजिस्लेशन आर रेफर टू द कमेटीज। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल इश्यूज हैं वो इन कमेटीज के पास ही जा रहे हैं। एंड वाई वी आर डूइंग सो, क्योंकि इन कमेटीज में इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं, क्योंकि और वो लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, राइट। सो द पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट्स एनी ऑफ द सजेशन मेड बाय द कमेटी। इसीलिए इनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो पीपल होते हैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। और हमारी पार्लियामेंट जब इनके पास कोई टॉपिक भेजती है तो उनको पता है कि इनके सजेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, इसीलिए इनके सजेशंस को रेयरली रिजेक्ट किया जाता है, राइट। दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर, राइट। देयर आर 20 स्टैंडिंग कमेटीज, और 20 स्टैंडिंग कमेटीज हैं वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब देखो उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमेटी होगी उससे रिलेटेड टॉपिक हम उसी डिपार्टमेंट को भेज देंगे, राइट। और इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब हमें वैल्यूएबल डिसीजंस मिलते हैं, वैल्यूएबल डिस्कशन होता है, क्योंकि उन कमेटीज के पास एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर फील्ड की, right, that work on the issue related to the budget and its expenditure related to their respective departments. अब क्योंकि वो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको पता है इस पर्टिकुलर सीन के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, राइट। तो एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल हो जाता है, राइट। जो एक्सेस मनी यूज हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। These committees also supervise the bills related to their department that come in the house. The joint parliamentary committee investigate financial irregularities. इसके अलावा ये जो हमारी कमेटीज होती हैं ये क्या करती हैं, बिल्स को भी सुपरवाइज करती हैं जो उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। और इसके अलावा हमारी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे जॉइंट सेशन होता है ना वैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज भी होती हैं, वो चेक करती है कि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो नहीं हुई है। तो मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से फाइनेंस को कंट्रोल कर रही हैं। सो इट मीन्स वी कैन से इन अ मैनर दे आर ऑल्सो कीपिंग अ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री, ताकि वो एक्सेस मनी यूटिलाइज ना करें, ओवर यूज ना करें। यूज विल बी देयर बट ओवर यूज शुड नॉट बी देयर, राइट। सो उसको चेक करने के लिए हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज वर्क करती हैं। दस पार्लियामेंट्री कमेटीज हैव रिड्यूस्ड द बर्डन ऑन द लेजिस्लेचर एंड सेव टाइम एज द पार्लियामेंट मीट्स ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम ड्यूरिंग इट्स सेशन।
इसलिए सबसे जो अच्छा वर्क किया है वो क्या किया है, हमारी लेजिस्लेचर के वर्क बर्डन को रिड्यूस किया है और उसके टाइम को कहीं ना कहीं सेव किया है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिल रही है, लेकिन हमारी, और देखो उनका टाइम बच रहा है, क्यों बच रहा है, क्योंकि अगर हमारी पार्लियामेंट कम टाइम के लिए मिल रही है, उसमें भी क्या है, जो जितने मेंबर्स हैं वो जरूरी नहीं कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, राइट, तो उनको हो सकता है उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़े, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उसमें अपने फील्ड के एक्सपर्ट पीपल होते हैं, इसलिए वो वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट डिसीजंस देते हैं, तो इसने हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के बर्डन को रिड्यूस कर दिया है। However, on most occasions, the Parliament makes only minor alteration to the draft of the bills while approving them. हालांकि क्या होता है, मोस्टली ओकेजन में ऐसा ही होता है कि सिर्फ हमारी जो पार्लियामेंट होती है ना, कुछ स्मॉल उसमें चेंजेस करती है जो बिल अप्रूव किए हैं हमारी कमेटीज ने, पार्लियामेंट्री कमेटीज ने। दिस हैज डाइल्यूटेड द पार्लियामेंट अप्रेजल ऑफ लेजिस्लेचर टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, हमारी पार्लियामेंट का जो अप्रेजल है ना उसको अफेक्ट किया है, राइट। क्यों, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंस हो गई है ना, क्योंकि अप्रेजल क्या होता है, एक टाइप से कि हम इवेल्युएट करें चीजों को, इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं, तो क्योंकि सारा का सारा वर्क वही कर रही हैं, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, वी कैन से कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उन्होंने डाइल्यूट कर दिया हमारी पार्लियामेंट की सारी जो उसकी पावर थी ना कहीं उसका जो वर्क था कि उसको सारी चीजें चेक करनी है, इवेल्युएट करना है, तो उस पावर को कहीं ना कहीं लार्ज एक्सटेंट तक इफेक्ट भी किया, उसके ऊपर इफेक्ट भी डाला है और उसको इन्फ्लुएंस भी किया, राइट। सो ये वर्क था हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज का, जिन्होंने हमारी पार्लियामेंट के ऊपर बहुत लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाला हुआ है। सो दीज क्वेश्चंस वर फ्रॉम द एनसीईआरटी पार्ट ऑफ द चैप्टर लेजिस्लेचर। आई होप chapter along with exercise is completely clear to all of you, but if you are having doubt till now also, you can ask your doubts in comment section. From next video we are going to start next chapter. Okay, till then keep learning, keep revising and stay connected. Thank you, thanks a lot.